बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान की आज हमारा है लेसन नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे हरूफ तहज्जी। आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे हरूफ तहज्जी से कि उर्दू में हरूफ तहज्जी जो है किस तरीके से पढ़ते हैं, उससे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। कैसे? अलिफ बे पे ते टे से। लेकिन अरबी में इनको किस तरीके से अदा किया जाता है और इनका हर लफ्ज़ का मुखरिज क्या है, यानी कि अलिफ कहाँ से अदा होता है, बा कहाँ से अदा होता है, ता कहाँ से अदा होता है। हर हर्फ का आज हम मुखरिज सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अलिफ अलिफ को ना ही हम लोगों ने झटका देकर पढ़ना है और ना ही हम लोगों ने आहिस्ता पढ़ना है। अगर हम इसको झटका महसूस कराएंगे तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये हमज़ा हो जाएगा। तो हमने अलिफ को कैसे पढ़ना है? अलिफ, और ये कहाँ से अदा होता है? ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इसी तरीके से बा हम लोगों ने बहुत तेज़ नहीं पढ़ना। अगर हम तेज़ पढ़ेंगे तो इसमें झटका महसूस होगा, तो हम लोग यहाँ पे बा में झटका नहीं देना, बल्कि इसको इतना पढ़ना है जितनी देर हमारी ये एक फिंगर ओपन होती है या फिर ये क्लोज होती है। किस तरीके से? बा, ठीक है। इसी तरीके से ता। आपको यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात बता दूँ कि देखिए, जब हम लोग जो हैं उर्दू में हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बा को क्या पढ़ते हैं? बे, यानी कि बड़ी ये का इजाफा करते हैं, तो हमारे पास जो है ये बे अदा होता है। लेकिन अरबी में इसके बे के साथ हम क्या लगाएंगे? अलिफ लगाएंगे, तो बा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अरबी में हर हर्फ के साथ अलिफ लगाना होता है, तो ये इनका मुखरिज अदा होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बा। और बा कहाँ से अदा होता है? इसका क्या मुखरिज है? बंद होंठों के गीले हिस्से से ये बा अदा होता है। बंद होंठों के गीले हिस्से से आप ज़रा खुद प्रैक्टिस करें, तो आपके दोनों होंठों के जो अंदर के गीले हिस्से हैं ये आपस में मस करेंगे तो बा अदा होगा। इसी तरीके से ता कहाँ से अदा होता है? ता जो है हमारा जुबान की नोक, ठीक है। जब जुबान की नोक स्नाउलिया की जड़ पर लगेगी, जुबान की नोक स्नाउलिया की जड़ पर लगेगी। अब आप कहेंगे स्नाउलिया क्या होता है? स्नाउलिया, ये देखिए, ऊपर के जो दो दांत होते हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं, उनको सनाए उलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम आपको लिख दूं, सनाया उलिया, ठीक है। सनाए उलिया कहते हैं ऊपर वाले दो दांतों को। जब हमारी ज़ुबान की नोक, ये देखिए, ये ऊपर वाले दो दांत हैं और ये हमारी ज़ुबान है, ये ज़ुबान की नोक जो है यहाँ इसकी जड़ में लगेगी, तो क्या अदा होगा? ता। ता। अगर आप इसको कहीं और लगा के अदा कर रहे हैं तो आप गलत अदा कर रहे हैं ता को। ता का मुखरिज गलत अदा कर रहे हैं। ता का मुखरिज क्या है? ता को जब ऊपर दो दांतों की जड़ में लगाएंगे तो ता अदा होगा। इसी तरीके से फा कैसा अदा होता है? यही जुबान की नोक जब स्नाउलिया की इस नोक पर लगेगी, यानी कि दोनों नोक के आपस में मिलेंगी, तो सा अदा होगा। अब जरा ट्राई करें। जुबान, ये देखिए जुबान, ये आपकी जुबान है और ये ऊपर में दो दांत हैं, ये यहाँ ऐसे, ये देखिए ऐसे ऊपर ये दो दांत हैं और ये जुबान है हमारी, ये ऐसे लगेगी तो सा अदा होगा, ठीक है। अगर आप इसको कहीं और लगा कर अदा कर रहे हैं तो आपका वो मुखरिज सा का नहीं बल्कि किसी और वर्ड का बन जाएगा। इसी तरीके से जीम कहाँ से अदा होता है? वस्त जुबान और बामुकाबिल ऊपर का तालु, यानी कि ऊपर का जो तालु है और जुबान का वस्त जब आपस में लगते हैं तो जीम अदा होता है। और जीम जो है 4 अलिफ के बराबर अदा होता है, यानी कि जितनी देर हमारी फिंगर्स ओपन होती हैं बारी बारी, इतनी देर हम लोगों ने जीम को अदा करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से हा कहाँ से अदा होता है? हा हमारा वस्त हलक से अदा होता है। वस्त हलक क्या होता है? देखिए, हमारे हलक की 3 हिस्से होते हैं। ये हमारा हलक है और हलक के हमारे 3 हिस्से होते हैं। ये जो सीने के साथ जुड़ा होता है ये हमारे पास होते हैं, ये अक्सा हलक होता है, ठीक है। ये दरमियान वाला वस्त हलक होता है और यहाँ पर जो हमारे मुंह के साथ जुड़ा होता है ये अदना हलक होता है, ठीक है।
ये अदना हलक होता है। और हा कहाँ से अदा होता है, ये हा से अदा होना होता है। और हा की जरा आप आवाज़ सुने कैसे, ये आवाज़ होती है हा अदा करने की, ठीक है। इसी तरीके से खा, खा कहाँ से अदा होता है, खा जो है हमारा अदना हलक से अदा होता है। खा, ये आवाज़ आपकी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये खा की आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुखरिज जो है सही अदा नहीं कर पा रहे। तो हा की आवाज़ क्या होती है, जैसे हम स्टीम लेते हैं, मीन्स के जब हम सांस लेते हैं तो ये आवाज़ आती है। इसी तरीके से खा, ठीक है। खा कहाँ से अदा होता है, अदना हलक से। इसी तरीके से दाल, दाल, दाल कहाँ से अदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना ता कहाँ से अदा होता है, कहाँ से अदा होता है जरा बताएं। इसी तरीके से दाल भी वहीं से अदा होगा, कहाँ से जी, ऊपर वाले दो दांतों का ये जो जड़ होती है, इसमें हमारी ज़ुबान लगेगी। ज़ुबान जैसे आपकी ज़ुबान है, जब आपकी ज़ुबान इन दो दांतों की इस जड़ पर लगेगी तो ता और दाल अदा होगा। अगर आप ज़ुबान की ओर लगाकर दा और दाल अदा कर रहे हैं तो इट्स मीन आप गलत अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से दाल, दाल जो है हमारा ज़ुबान की नोक, जैसे हम लोगों ने सा सीखा है, ये देखें सा सीखा है, इसी तरीके से दाल अदा होगा, ठीक है। सा कहाँ से सीखा है, जब ज़ुबान की नोक ऊपर वे दो दांतों के सिरे पर लगेगी, दोनों सिरे आपस में मस होंगे तो सा और दाल अदा होगा, ठीक है। तो देखें ये दोनों मुखरिज एक ही जगह से अदा होंगे और ये इन दोनों का मुखरिज एक ही जगह से अदा होंगे। इसी तरीके से रॉ, रॉ कहाँ से अदा होगा, रॉ जो है ज़ुबान के पुष्ट वाला किनारा ऊपर के दांतों के मसूड़ों से मस करेगी तो हमारा रॉ अदा होगा। कैसे, यानी कि ज़ुबान की पुष्ट, ये देखिए ये ज़ुबान की पुष्ट है, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये ज़ुबान की सारी पुष्ट है, जब ये ऊपर के मसूड़ों पे लगेगी, ऊपर के दांतों के मसूड़ों से मस होगा तो हमारा रॉ अदा होगा। इसी तरीके से ज़ा कहाँ से अदा होगा, ज़ा जो है ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दांत आपस में मिलें, ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दांत आपस में मिलें तो ज़ा अदा होगा। इसी तरीके से सीन, ये जो मैंने ऊपर डाला है ना, इसको 4 उंगली के बराबर लंबा करना है। आप देख लें जिन जिन हरूफ के ऊपर मैंने डाला है इनको 4 उंगलियों के बराबर अदा करना है। सीन, सीन जो है इसमें सीटी की आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आ रही तो इट्स मीन जो है आप इसका मुखरज गलत अदा कर रहे हैं। तो ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दांत जब आपस में मिलें, ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के जब दांत आपस में मिलें तो सीन अदा होगा। इट्स मीन इसका मुखरज और इसका मुखरज सेम है, ठीक है। ज़ा और सीन का मुखरज सेम है, ये दोनों एक ही जगह से अदा होंगे, इनकी दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो देखिए कितना आसान है हमारे लिए। सा और ज़ाल आपस में मिल रहे हैं, दाल और ता आपस में मिल रहे हैं, ज़ा और सीन आपस में मिल रहे हैं। बस ज़ा में हमने सिटी की आवाज़ नहीं निकालनी और सीन में हमने सिटी की आवाज़ निकालनी है। इसी तरीके से शीन, तो कहाँ से अदा होगा, ज़ुबान वस्त ज़ुबान और वहाँ मुकाबले ऊपर का तालु, यानी कि ज़ुबान का वस्त यानी कि ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा और ऊपर वाले तालु से जब आप मिलेगा तो शीन अदा होगा। और इसी तरीके से स्वाद, और स्वाद जो है मोटा अदा करना है, जितना हो सके इसको मोटा अदा करना है, ठीक है। तो ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांत, ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांत, इट्स मीन ये किससे मिल रहा है, स्वाद, ये ज़ा और सीन से मिल रहा है। इन तीनों का मुखरिज सेम है। इसमें भी ज़ुबान और ऊपर नीचे के दांत आपस में मिलें तो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांत आपस में मिलेंगे तो स्वाद अदा होगा। इसी तरीके से ज़्वाद, और कुछ
लोग इसको द्वाद भी अदा करते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको द्वाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये कैसे अदा होगा, इसका क्या मखरज है, इसकी क्या डेफिनेशन है। जब ज़ुबान की करवट और ऊपर नीचे की 5 दाढ़ें यानी कि पीछे वाली 5 दाढ़ें और ज़ुबान की करवट आपस में मिले, यानी कि ज़ुबान को करवट देनी है और ऊपर नीचे के 5 दाढ़ें आपस में मिलेंगी तो ज़ौद अदा होगा या फिर द्वाद। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है स्वाद और द्वाद को मोटा अदा करना है। इसी तरीके से त्वा, त्वा कहाँ से अदा होगा, त्वा भी हमारा जो ता की तरह ही अदा होगा। इसका मतलब ये है कि ये ता, दाल और त्वा इन तीनों की डेफिनेशन सेम है। ता, दाल और त्वा। मुझे बताएं ज़रा, ता और दाल हमने कैसे सीखा है, कहाँ से इनका मखरज अदा होता है जी। जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ में लगेगी तो ता, दाल और त्वा अदा होगा। ठीक है, तो देखें कितना आसान अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, कितना एक दूसरे से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं और इनकी डेफिनेशंस याद करना कितना आसान हो गया है हमारे लिए। ता, दाल और त्वा कहाँ से अदा होते हैं, ज़ुबान की नोक जो ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ में लगेगी तो ता, दाल और त्वा अदा होगा। इसी तरीके से ज़ौद, ज़ौद जी, ये किससे मिल रहा है मुझे बताएं ज़रा, सा से। ठीक है, सा, दाल और ज़ौ कहाँ से अदा होते हैं, ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे पर लगेगी तो ये अदा होगा ज़ौद, और इसको मोटा अदा करना है जी। सा, दाल, ज़ौ। ठीक है, अब देखिए कितना फ़र्क आ रहा है इनकी साउंड्स को अदा करने में, इनकी प्रोनाउंसिएशन में कितनी डिफरेंस है इनका। तो देखिए जब ज़ुबान की नोक, ये देखना अब आप अच्छी तरीके से, ये ज़ुबान की जो नोक है ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे पर, यानी कि दोनों सिरे आपस में लगेंगे तो ज़ुबान हल्की सी बाहर निकालनी है। ये देखें जैसा आपके ये ऊपर वाले 2 दांत हैं और ये यहाँ ऐसे, सा, दाल, ज़ौ, ज़ौ। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ये तीनों मुखरिज आपस में मिल रहे हैं। इसी तरीके से सा, दाल और ज़ौ, इनकी बहुत प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें, आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक आपको ये मुखरिज नहीं आएंगे तब तक आप कुरान पाक की तिलावत सही नहीं कर पाएंगे, तजवीद नहीं सीख पाएंगे। यही तो है हमारी तजवीद, यही तो हमने सीखने हैं, सबसे पहले मुखरिज सीखने हैं। तो जब तक हमारी मुखरिज की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, इनकी साउंड्स हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम जो हैं तजवीद का कोर्स नहीं कर सकते, हम तजवीद के साथ कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि तजवीद के साथ कुरान पाक ना पढ़ा जाए तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाए हैं इसके बारे में। अगर जिसने जो हमारी वीडियो पे पहली बार आया है वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि तजवीद करना कितनी ज़रूरी है, कितना इसको सीखना कितना ज़रूरी है। और जो तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है, उसकी तिलावत नाकाबिले कबूल है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, ये मैं नहीं कह रही कि अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, वो चाहे तो हमारी एक नेकी पर हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, वो तो बहुत रहीम है। लेकिन तजवीद के साथ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम तजवीद के साथ नहीं पढ़ते तो तर्जुमे में कितनी रद्दल बदल आ जाता है। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख ले, उसको समझ आ जाएगी कि तजवीद के साथ ना पढ़ा जाए तो तर्जुमे में कितनी तब्दीली आ जाती है, इसका तर्जुमा किस तरीके से बदल जाता है। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए आइन, तो देखिए आइन कहाँ से अदा हो रहा था हमारा, किस तरीके से, किससे मिल रहा है हमारा जी, हा से मिल रहा है हमारा। और हा का मुखरिज कहाँ से अदा होता है मुझे बताएं ज़रा आप सब,
है जो है हमारा वस्ते हलक से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? वस्ते हलक से अदा होता है। जब ये वस्ते हलक से अदा होता है तो आइन भी वस्ते हलक से अदा होता है। इसको किस तरीके से अदा करना है, एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस कर लें, एक दफ़ा फिर से सुन लें किस तरीके से अदा करना है। इस तरीके से अदा करना है। और आइन किस तरीके से अदा करना है? आइन। ठीक है, तो ये दोनों जो है वस्ते हलक से अदा होते हैं। इसी तरीके से गाइन, गाइन कहाँ से अदा होता है? गाइन जो है ये किससे मिल रहा है, आप ज़रा मुझे बताएं। खा से मिल रहा है। और खा का मुखरिज कहाँ से मैंने बताया था? खा जो है हमारा अदना हलक से अदा होता है। तो गाइन भी जो है हमारा कहाँ से अदा होता है? अदना हलक से। ठीक है, कहाँ से अदा होता है? अदना हलक से। और इसका दोनों की साउंड कैसे निकालनी है? ख ख ख ख। ठीक है, इसी तरीके से गाइन 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 आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हर वर्ड को किस तरीके से अदा करना है। अपना हाथ लगाकर अपना हलक पे यहाँ फिंगर रखें, अपना हाथ लगाएं और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी तजवीज़ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी ही खूबसूरती आपकी आवाज़ में पैदा हो जाएगी। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ बनाई हैं और उनकी डेफिनेशन याद करना हमारे लिए कितना आसान हो गया है। हा जो है आइन से मिल रहा है और खा जो है गाइन से मिल रहा है। इनकी एक ही मुखरिज है और इनका एक ही मुखरिज है। इसी तरीके से फ़ा, फ़ा कहाँ से अदा होता है? उलिया का सिरा जब ऊपर नीचे वाले होंठों का अंदरूनी हिस्से पर लगे तो फ़ा अदा होता है। कैसे? देखिए ये हमारे नीचे के होंठ है और ऊपर वाले जो दो स्नाउलियाँ हैं, ये दो स्नाउलिया के दो दांत है। फॉर एग्जांपल ये बाहर के ये अंदरूनी हिस्से पर, यानी कि ये सारे होंठ है हमारे, ये अंदरूनी हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ये अंदरूनी हिस्सा इन जॉइंट्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो स्नाउलिया का सिरा जो जब यहाँ लगेगा तो क्या अदा होगा? फ़ा। क्या अदा होगा? फ़ा। ठीक है, और इसी तरीके से कॉफ, क्या? कॉफ। ठीक है, अब देखो कॉफ और हम कुरान पाक जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा आम जो गलती करते हैं इन दोनों की गलती करते हैं। ये कॉफ और ये कफ, कॉफ कफ। ठीक है, तो ये कॉफ जो है कहाँ से अदा होता है? जुबान की जड़ जो है कफे के करीब जब नर्म तालु से लगे तो कौ अदा होता है। यानी कि जुबान की जड़, यानी कि जुबान की जड़ बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल एंड पे। और आपने ऊपर देखा होगा कि छोटी सी जुबान, छोटी सी जड़ लटक रहती है यहाँ पे। ठीक है, जब ये आपस में लगेंगी, ये आपस में मिलेंगे तो कौ अदा होता है। जुबान की जड़ यानी कि जुबान की जड़ के करीब जो नर्म तालु है, के करीब जो नर्म तालु है, यानी कि जो नर्म तालु होते हैं छोटी सी जुबान के बिल्कुल करीब करीब, ये नर्म तालु जब आपस में लगते हैं तो ये क्या अदा होता है? कॉफ। और इसको जितना हो सके मोटा करें। ठीक है, ये लफ्ज़ बहुत ही मोटा और जमाव के साथ अदा किया जाता है। ठीक है, कैसे अदा करना है? कॉफ। इसी तरीके से कफ, कफ यानी कि ज़बान की जड़ जब सख्त तालु से लगी, यहाँ नर्म तालु से लगेगी ज़ुबान की जड़, और यहाँ पर ज़ुबान की जड़ जब यहाँ नर्म तालु से लगेगी और यहाँ सख्त तालु से लगेगी तो ये अदा होगा कफ। और ये बारीक अदा होगा और ये मोटा अदा होगा। और इनकी हम लोग इनको सही अदा नहीं करेंगे तो कितना तर्जुमे में बदली आ जाती है, कितनी चेंजिंग आ जाती है। तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके से हर वर्ड को अदा करना है और इनके ये अदा ना करने से तर्जुमे में कितना रद्दल बदल आ जाता है। इसी तरीके से लाम, लाम जो है जब ज़बान का किनारा कुछ हिस्सा हाफा और ऊपर नीचे के दांतों के मसूड़े, यानी कि ज़बान का किनारा और ऊपर नीचे के मसूड़े आपस में लगते हैं तो लाम अदा होता है। क्या अदा होता है? लाम।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीम। और मीम को कैसे अदा करना होता है? मीम का क्या मखरज है? यानी कि बंद होंठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होगा। जैसे हमने बा अदा किया था ना, बा को हम लोगों ने कहाँ से अदा किया था? खुश्क हिस्से से अदा किया था। और इसी तरीके से मीम को हम लोगों ने गीले हिस्से से अदा करने हैं। यानी कि दोनों होंठों के जब गीले हिस्से आपस में मस करेंगे तो मीम अदा होगा। इसी तरीके से नून। नून कैसे अदा करना है? नून जो है जुबान का किनारा और ऊपर वाले दांतों के मसूड़े, यानी कि ऊपर जो दांत हैं उनके मसूड़े जो हैं जुबान का किनारा उनसे मस करेगा तो नून अदा होगा। इसी तरीके से वाव। वाव कैसे अदा होना होता है? यानी कि होंठों को गोल करने से, होंठों को गोल करने से वाव अदा होगा। और इसी तरीके से हा। अब हम ज़्यादातर जब कुरान पाक पढ़ते हैं तब हम इस हा और इस हा में बहुत इन दोनों की साउंड एक जैसे निकाल देते हैं, इनकी एक ही प्रोनाउंसिएशन एक ही निकालते हैं। तो इनकी एक ही प्रोनाउंसिएशन निकालने से कुरान पाक की तर्जुमे में बहुत तब्दीली आ जाती है। तो हम लोगों ने इसका मुखरिज क्या था? हमने सीखा था इसका मुखरिज हमने हा को वस्ते हलक से अदा किया था। हमने हा को वस्ते हलक से अदा किया था। और हा की क्या प्रोनाउंसिएशन थी? ये साउंड निकालनी है। इसी तरीके से हा, इस हा को कहाँ से अदा करना होता है? ये जो है हा हमारा अक्सा हलक से अदा होगा। कहाँ से अदा होगा? अक्सा हलक से अदा होगा। और अक्सा हलक क्या होता है? यानी कि हलक के 3 हिस्से होते हैं। ये अदना हलक होता है, वस्ते हलक होते हैं और ये अक्सा हलक होता है जो हमारे सीने के साथ जुड़ा होता है, इसको अक्सा हलक कहते हैं। और ये वाला हा जो है ये हमारा अक्सा हलक से अदा होगा और ये वाला हा जो है वो वस्ते हलक से अदा होगा। ठीक है, ये अक्सा हलक हमारा, ठीक है, और ये वस्ते हलक। तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? और इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? हा। ठीक है, तब हम अब अगला हमारा वर्ड है हमजा। हमजा को हम लोगों ने किस तरीके से अदा करना है? हमजा जो है हमारा अलिफ से मिलता जुलता है। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तब हम अलिफ और हमजा में को पढ़ते हुए कोई फ़र्क नहीं छोड़ते, यानी कि दोनों को एक जैसा ही अदा कर रहे होते हैं। और जब दोनों को एक जैसा अदा करेंगे तो तर्जुमा भी एक जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको हमजा में झटका देना है और अलिफ में झटका नहीं देना। अलिफ जो है हमारा मुंह के खाली से अदा होगा और हमजा जो है हमारा अक्सा हलक से अदा होगा। हमजा जो है हमारा अक्सा हलक से अदा होगा। इसी तरीके से या कहाँ से अदा होगा? ये जब जो है ज़ुबान का वस्त व मुकाबिल तालु, यानी कि ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा, ये देखें ये ज़ुबान है और ज़ुबान का ये जो दरमियाना हिस्सा है, जब ये उसके ऊपर साथ वाले जो ऊपर तालु है, यानी कि इस ज़ुबान का ये हिस्सा और ऊपर तालु का ये हिस्सा है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो या अदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।